नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही जानी मानी और सच कहूँ तो काफ़ी बेचैन कर देने वाली कहानी पर बात करेंगे। मुंशी प्रेमचंद की कफन। हाँ, कफन एक ऐसी कहानी जो आपको झकझोर कर रख देती है। बिल्कुल। तो हमारे पास स्रोत के तौर पर ये कहानी ही है और आज हम कोशिश करेंगे इसके किरदारों घीसू और माधव, उनकी जो भयानक गरीबी थी और उस समाज को समझने की जिसमें वो जी रहे थे। ये कहानी मतलब मानवीय व्यवहार की गहराइयों और क्या कहें सामाजिक उदासीनता पर एक बहुत तीखी टिप्पणी है ना? सही कहा, बहुत तीखी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के बिल्कुल पहले सीन से। एक झोपड़ी है, बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बाप बेटा घीसू और माधव एक बुझी हुई अलाव के पास बैठे हैं, बिल्कुल बेजान से। और अंदर अंदर माधव की पत्नी बुधिया, वो प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। कहानी में लिखा है उसकी आवाज दिल हिला देने वाली है। क्या माहौल बनाया है प्रेमचंद ने शुरू से ही। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई। हाँ, और सारा गांव अंधेरे में डूबा हुआ, और ऐसे में वो आवाज। कहानी कहती है कि दोनों कलेजा थाम लेते हैं सुनकर, मगर करते कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से कहानी हमें पकड़ लेती है ना? ये जो निष्क्रियता है, ये जो सन्नाटा है, ये बाहर की ठंड जितना ही जमा देने वाला लगता है। सही, वो उसकी पीड़ा सुन रहे हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल शून्य। ये तुरंत सोचने पे मजबूर करता है कि भाई ऐसा क्यों है। और फिर प्रेमचंद हमें बताते हैं कि ये पिता पुत्र घीसू और माधव चमार समुदाय से हैं और पूरे गांव में मतलब अपने आलस्य के लिए बदनाम है। अच्छा। घीसू अगर एक दिन काम करता है तो 3 दिन आराम, और माधव तो इतना कामचोर कि भाई आधा घंटा काम करेगा तो घंटा भर चिलम पिएगा। अरे बाप रे। उनकी तो जैसे कसम है कि जब तक घर में मुट्ठी भर अनाज भी है तब तक काम नहीं करना। तो ये सिर्फ उनका आलस्य है या फिर उस व्यवस्था पर एक तरह की खामोश टिप्पणी है? कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? क्या उनकी मेहनत का उन्हें इतना कम मोल मिलता था कि काम करना ही बेकार लगता था? हो सकता है। और उनके बीच की बातचीत देखिए जरा। घीसू कहता है मालूम होता है बचेगी नहीं। ओह। और माधव चिढ़कर जवाब देता है मरना ही तो है, जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर क्या करूं। ये सुनकर तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या ये सिर्फ बेरहमी है? पहली नजर में तो ये बिल्कुल चरम संवेदनहीनता लगती है, पर प्रेमचंद तुरंत इसका सामाजिक संदर्भ भी देते हैं। वो लिखते हैं जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी, हाँ, वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात ना थी। तो शायद ये उनकी निराशा की पराकाष्ठा है। शायद जहां भावनाएं ही मर चुकी हैं, गरीबी ने उन्हें शायद अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया है। वो परिस्थितियों के इतने मारे हुए हैं कि शायद उनमें किसी के दुख को महसूस करने की वो क्षमता ही नहीं बची। और उस भयानक पल में जब अंदर औरत मर रही है, वो कर क्या रहे हैं? बाहर बैठकर चोरी के आलू भून रहे हैं। आलू? चोरी के? हाँ, और चिंता ये है कि कहीं एक दूसरे से ज्यादा आलू न खा लें। और घीसू को अंदर जाने में शर्म भी आ रही है। कहते हैं जिसका मुंह कभी नहीं देखा अब उसका उगड़ा बदन कैसे देखें। ये विरोधाभास देखिए, कहानी की परतें कैसे खुलती हैं। एक तरफ मौत का सामना है और दूसरी तरफ पेट की ये छोटी सी भूख और सामाजिक शर्म का एक झूठा सा पर्दा। सही, ये दिखाता है कि उनकी प्राथमिकताएं किस हद तक मतलब बिगड़ चुकी हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि यही बुधिया थी जिसने उनके घर में थोड़ी व्यवस्था बनाई थी। कहानी कहती है वो उन दोनों बेगैरतों का दोजक भरती रहती थी। उसके आने से तो ये दोनों और भी आराम मतलब हो गए थे, और अब वही औरत मर रही है और ये इंतजार में है कि वो मर जाए तो ये आराम से सोए। ये तो इंसानियत के पतन की तस्वीर है जो शायद गरीबी के दबाव में कुचल गई है। बुधिया उनके लिए एक साधन मात्र थी, और अब जब वो साधन किसी काम का नहीं रहा तो उसकी पीड़ा उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। सुबह होती है, माधव अंदर जाता है और देखता है कि बुधिया मर चुकी है। कहानी का वर्णन बहुत कठोर है। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं, पेट में बच्चा भी मर गया था। ये मृत्यु की तस्वीर भी किसी शोक गीत जैसी नहीं लग रही। ये तो उपेक्षा और गंदगी का प्रतिबिंब है, उनके जीवन की कठोर सच्चाई जैसी। फिर क्या होता है? वे दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोसी आते हैं, उन्हें दिलासा देते हैं। अब
ये दुख कितना असली है और कितना सिर्फ एक सामाजिक रस्म अदायगी। कहना मुश्किल है। शायद दोनों का मिश्रण हो। थोड़ा दुख तो होगा ही, लेकिन उसका प्रदर्शन वैसा ही है जैसा समाज शायद उनसे उम्मीद करता है। पर अब असली चिंता व्यावहारिक है। कफन और लकड़ी का इंतजाम कैसे होगा? हाँ, घर में तो पैसा बिल्कुल नहीं है। प्रेमचंद लिखते हैं, जैसे चील के घोंसले में मांस। क्या उपमा है! तो वे रोते पीटते गांव के जमींदार के पास पहुंचते हैं। वही जमींदार जो उनसे नफरत करता है और पहले उन्हें पीट भी चुका था। अच्छा। घीसू जमीन पर सिर रखकर गिड़गिड़ाता है, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूं, आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। यहां देखिए सत्ता का खेल कैसे चलता है। जमींदार दयालु तो है, पर उसकी दया में भी एक तिरस्कार का भाव छुपा है। कहानी कहती है, घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। हाँ, वो गुस्से में 2 रुपए फेंक देता है, बिना किसी हमदर्दी के। ये दान कम और एक बोझ उतारना ज्यादा लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन घीसू होशियार है। उसे पता है कि जमींदार का नाम कैसे इस्तेमाल करना है। वो गांव भर में जमींदार के दान का ढिंडोरा पीटता है। अच्छा, चालाकी। और इसका असर होता है। बनिए महाजन, जो शायद अकेले में कुछ ना देते, वो जमींदार के नाम पर और शायद सामाजिक दबाव में कुछ ना कुछ दे देते हैं, और देखते ही देखते 5 रुपए जमा हो जाते हैं। ये समाज के दोहरे चरित्र को दिखाता है ना। लोग शायद सीधे मदद ना करें, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा या फिर देखा देखी में दान जरूर दे देते हैं। घीसू इस व्यवस्था को समझता है और उसका फायदा उठा लेता है। सही बात। ये उसकी नैतिकता पर सवाल उठाता है, पर उसकी मजबूरी को भी तो दिखाता है। बिल्कुल। खैर, अब पैसे हाथ में हैं। दोपहर को वे कफन लेने के लिए बाजार निकलते हैं, लेकिन रास्ते में ही उनके मन का चोर जाग जाता है। घीसू कहता है, कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढाकने को चीथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। ये एक कड़वा सच है, उनकी अपनी जिंदगी का सच। और माधव भी कहता है, कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है। उनके तर्क में एक भयानक किस्म का यथार्थवाद है। हाँ, और फिर वो सोचते हैं, यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। अब ये सिर्फ बहाना है या इसमें थोड़ा सा पछतावा भी छुपा है? क्या लगता है? कहना मुश्किल है, शायद दोनों ही। वे बाजार में घूमते हैं, कपड़े देखते हैं, रेशमी, सूती, पर कुछ पसंद नहीं करते। शायद वो बस समय काट रहे हैं, अपने मन में जो दूसरा ख्याल उठ रहा है उसे मौका दे रहे हैं। हो सकता है। और फिर, जैसा कहानी कहती है, न जाने किस दैवी प्रेरणा से वे एक मधुशाला यानी शराब की दुकान के सामने पहुंच जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। देवी प्रेरणा या फिर उनकी दबी हुई इच्छाओं का विस्फोट? गरीबी और अभाव ने शायद उनकी प्राथमिकताएं ही बदल दी हैं। कफन तो एक सामाजिक औपचारिकता है, जबकि शराब और भोजन वो एक तात्कालिक शारीरिक और शायद मानसिक जरूरत को पूरा करने का साधन है। हाँ, ये चुनाव उनकी नैतिक गिरावट तो दिखाता ही है, लेकिन उस समाज पर भी सवाल उठाता है जिसने उन्हें इस हाल में पहुंचाया। अंदर जाकर वे पहले शराब मंगाते हैं, फिर कुछ चिखौना आता है, तली हुई मछली आती है, और दोनों बरामदे में बैठकर पीने लगते हैं। और जैसे जैसे नशा चढ़ता है, वे अपने काम को सही ठहराने लगते हैं। बिल्कुल। घीसू कहता है, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता। और माधव दुनिया के दस्तूर पर सवाल उठाता है, नहीं, लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों दे देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? हाँ, वे अमीरों की फिजूल खर्ची और जो धार्मिक पाखंड है उस पर कटाक्ष करते हैं। कहते हैं, बड़े आदमियों के पास धन है, फूंके, हमारे पास फूंकने को क्या है। ये तर्क उनकी अपनी स्थिति और जो समाज में असमानता है उस पर एक बहुत कड़वी टिप्पणी है। वो अपनी हरकत को सही ठहराने के लिए समाज के पाखंड का ही सहारा ले रहे हैं। ये एक तरह से आत्मप्रवंचना भी है और समाज की आलोचना भी। वो खुद को पीड़ित के तौर पर देख रहे हैं जिन्हें दुनिया लूटती है, इसलिए उनका ये काम उनकी नज़र में शायद एक तरह का बदला या संतुलन है। और जब माधव पूछता है कि भाई लोगों को जवाब क्या देंगे, तो घीसू का जवाब तैयार है। क्या कहता है, कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। उसे पता है लोग विश्वास नहीं करेंगे, पर शायद फिर पैसे दे दें। और दोनों इस सौभाग्य पर हंसते हैं। ये तो बेशर्मी की बात है, लेकिन ये उस व्यवस्था पर भी एक कटाक्ष है। यहाँ शायद झूठ और चालाकी से ही काम चलता हो। आधी बोतल के बाद घीसू 2 सेर पूड़ियां मंगवाता है, चटनी, अचार, कलेजियां, पूरा 1.5 रुपया खर्च कर देते हैं। 1.5 रुपया? 5 में से? हाँ, और वे ऐसे खाते हैं, कहानी कहती है,
जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। उन्हें न किसी जवाबदेही का डर है, न बदनामी की फिक्र। ये खाना सिर्फ पेट भरना नहीं है, ये एक तरह का विद्रोह है, सामाजिक बंधनों से एक पल की मुक्ति। उन्हें परवाह नहीं कि दुनिया क्या कहेगी, क्योंकि दुनिया ने उनकी परवाह कब की। अच्छा। खाते खाते घीसू को सालों पहले की बात याद आती है, ठाकुर की बारात में खाए भोज की। अच्छा। वो उस स्वाद और उस तृप्ति को याद करता है और आज के जमाने को कोसता है कि अब वैसी दावतें नहीं होती। ये याद उनके आज के काम को और भी ज्यादा मार्मिक बना देती है ना। वो भोज शायद सामाजिक स्वीकृति और प्रचुरता का प्रतीक था, और ये भोजन चोरी के पैसे से और अपराध बोध के साथ हो रहा है। फिर भी दोनों में एक चीज कॉमन है, पेट भरने की वो आदिम इच्छा, जीवन की कठोरता से कुछ पल की राहत पाने की चाहत। और फिर कहानी में एक और बिल्कुल अप्रत्याशित मोड़ आता है। क्या? भरपेट खाने के बाद माधव बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाता है और पास खड़े एक भिखारी को दे देता है। क्या माधव? हाँ माधव। और प्रेमचंद लिखते हैं, और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। ये क्षण तो चौंका देता है। क्या ये नशे की उदारता है या उनके अंदर कहीं गहरे, बहुत गहरे दबी हुई इंसानियत की एक झलक? पता नहीं। जिसने खुद इतना अभाव झेला हो वो शायद दूसरे की भूख को समझता है, लेकिन ये उनके बाकी व्यवहार से बिल्कुल उलट है। ये कहानी की जटिलता को और बढ़ा देता है। क्या इंसान इतना विरोधाभासी हो सकता है? और घीसू इस पर भी अपनी फिलॉसफी झाड़ता है। कहता है तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। अरे बाप रे। वो माधव को यकीन दिलाता है कि बुधिया को तो बैकुंठ मिलेगा ही, क्योंकि उसने किसी को सताया नहीं और मरते मरते उनकी खाने की इच्छा पूरी कर गई। ये तर्क कितना खोखला और स्वार्थी है। वो अपनी हरकत को सही ठहराने के लिए मरी हुई बुधिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे देवी बना रहे हैं ताकि खुद देवता बन सकें। ये तो नैतिकता के पूर्ण पतन को दिखाता है, जहां वो अपने सुख के लिए हर चीज को तोड़ मरोड़ सकते हैं। फिर नशे का असर बदलता है। कहानी कहती है अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव अब रोने लगता है। कहता है मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेलकर मरी। तो ये क्या है? क्या ये सच्चा पश्चाताप है जो नशे की गिरफ्त थोड़ी ढीली होने पर बाहर आया है, या ये भी नशे का ही एक रूप है, एक भावुकता का पल? कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन ये उनके अंदर के द्वंद्व को दिखाता जरूर है, चाहे वो कितना ही पल भर का क्यों ना हो। घीसू उसे फिर समझाता है, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। वो मौत को एक मुक्ति की तरह पेश करता है, शायद खुद को और माधव को दिलासा देने के लिए। ये जीवन की पीड़ा से इतना थक जाने का दर्शन है कि मौत ही एकमात्र छुटकारा लगती है। ये उनके अपने जीवन पर भी एक टिप्पणी है शायद। और फिर वे दोनों इस दुख और नशे को एक बहुत ही अजीबोगरीब उन्माद में बदल देते हैं। खड़े होकर गाने लगते हैं, ठगिनी क्यों नैना झमकावे ठगिनी। गाना। हाँ, और फिर नाचते हैं, कूदते हैं, गिरते हैं और आखिर में नशे में चूर होकर वहीं ढेर हो जाते हैं। ये अंतिम दृश्य शायद सबसे भयानक है। ये उनके पूर्ण पलायन का, उनकी हार का और आत्मविनाश का चरम बिंदु है। वो दुख से भागकर नशे में जाते हैं, नशा उन्हें दुख की याद दिलाता है और वो उससे बचने के लिए और गहरे उन्माद में डूब जाते हैं। समाज, नैतिकता, जिम्मेदारी, सब कुछ उस नशे और नाच में जैसे घुल जाता है। और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। बाप बेटा मधुशाला में बेहोश पड़े हैं और घर पर बुधिया का शव कफन के इंतजार में। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या लेकर जाएं? कफन गरीबी के अमानवीय असर का एक बहुत ही निर्मम चित्रण है, जो इंसान को कितना संवेदनहीन बना सकता है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ गरीबी की कहानी नहीं है ना? है ना? ये मानवीय स्वभाव की जटिलताओं की, हमारी कमजोरियों की और हमारी चुनावों की भी कहानी है। ये हमें बहुत असहज सवालों के सामने खड़ा करती है। जैसे कि क्या घीसू और माधव केवल अपनी परिस्थितियों के शिकार हैं, या फिर कफन के पैसे शराब पर उड़ा देने का फैसला वो उनकी अपनी नैतिक विफलता भी है? प्रेमचंद कोई आसान जवाब नहीं देते हमें। वो हमें समाज के दोगलेपन, उसकी उदासीनता और व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी के बीच जैसे झूलने पर मजबूर कर देते हैं। क्या उनकी इस हालत के लिए सिर्फ वो ही जिम्मेदार है, या वो समाज भी जिसने उन्हें इस कगार पर लाके खड़ा कर दिया? बिल्कुल, और ये कहानी इसीलिए आज भी इतनी प्रासंगिक लगती है। ये दिखाती है कि कैसे सामाजिक और आर्थिक संरचनाएं व्यक्ति के व्यवहार और उसकी नैतिकता को प्रभावित कर सकती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जो लोग हाशिए पर धकेल दिए गए हैं, उनके प्रति समाज का रवैया क्या है। और अंत में
एक सवाल हम अपने सुनने वालों के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। कहानी हमें ये नहीं बताती कि उन दोनों का या फिर बुधिया के शव का आगे क्या हुआ। हाँ, यह अधूरापन बहुत कुछ कहता है। क्या गांव वाले फिर मदद करते हैं या उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है? ये जो अधूरा अंत है, ये कहानी की सामाजिक उदासीनता वाली टिप्पणी को कैसे और गहरा करता है? क्या ये चुप्पी समाज की सामूहिक विफलता का प्रतीक है?